हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मोरी रंग दी चुनरिया कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहले वाला भाग नहीं सुना है तो आप चैनल पर विजिट ज़रूर करें। बंधु बांधव और करते ही क्या हैं, मैं कहती इसलिए तो कौरव पांडवों की कहानी बराबर दोहराई जाती है। दुनिया में रोज़ महाभारत होते हैं। इस हादसे के बाद साल भर तक जया घर में मुंह छिपाए बैठी रही। पर इस तरह कब तक चलता? कभी तो उस खोल से बाहर आना ही था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने फैली पड़ी थी। मन को मजबूती से थामकर उसने बीए की पढ़ाई पूरी की, फिर एमए में गोल्ड मेडल लिया और हमारे कॉलेज में लेक्चरर हो गई। मैंने और उसने एक ही दिन ज्वाइन किया था। हमारी नौकरी और दोस्ती की शुरुआत एक साथ ही हुई थी। हम लोगों की आयु में अंतर था, परिस्थितियाँ भी भिन्न थी। नौकरी मेरे लिए मजबूरी नहीं थी, एक भरी पूरी गृहस्थी थी मेरी। 2 बच्चे थे, पति अच्छे ओहदे पर थे, लेकिन मैं अपनी डिग्रियों पर जंग नहीं लगने देना चाहती थी। 2 बच्चों के बाद ही मैंने विराम ले लिया था और करियर की शुरुआत की थी। लेकिन परिस्थितियों का यह अंतर हमारे बीच में बाधक नहीं बना। एक बार मन मिल जाए तो बाहरी चीज़ें गौण हो जाती हैं। हो सकता है हमारा कोई पूर्वजन्म का ही संयोग रहा हो। कितनी जल्दी हम एक दूसरे से घुल मिल गए। मेरे बच्चे तो उसकी आंख के तारे थे। मजाल है जो कोई उनकी फरमाइश अधूरी रह जाती। मम्मी ने जरा कंजूसी की नहीं कि फ़ौरन जया मौसी के पास शिकायत पहुंच जाती। अपने बच्चों को डांटना भी मेरे लिए कठिन था। फ़ौरन मुझे जया की डांट खानी पड़ती। वह अपने मन का सारा संचित स्नेह गौतम और मृणाल पर लुटा रही थी। उनके लिए टॉफ़ियाँ और खिलौने तो आते ही थे। हर साल सालगिरह पर एक नया स्वेटर भी वे पाते थे। मुझे जब जब पीहर की याद आती मैं उसके घर चली जाती। अम्मा जी मुझे खूब प्यार करती थी। उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी बड़ी बेटी ही मान लिया था। उनकी दोनों भाभियाँ भी मेरा खूब स्वागत करती, मीठे उल्हाने देती तो नए नए व्यंजन भी खिलाती। जया सचमुच भाग्यवान थी, नहीं तो ऐसे सहृदय भाई और स्नेही भाभियाँ अब कहाँ मिलती हैं। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, पर कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता। लगता जया बेचारी यहाँ वहाँ खुशी खोजती फिरती है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। उसकी गाड़ी फिर से पटरी पर लाने की मैं खूब कोशिश करती। मैट्रोमोनियल्स पढ़ पढ़ कर मैंने अपनी आंखें दुखा ली थी, पर जया कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ हंसकर रह जाती। उन्हीं दिनों मेरे मौसेरे भाई की पत्नी प्रसूति में चल बसी थी। पहला एक 4 साल का लड़का था। भाई तो जैसे पागल हो गया था। मौसी ने बड़े ही करुण ढंग से मुझे लिखा था कि योगेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूं। बच्चे को तो कोई भी पाल लेगा, पर इस समय ज़रूरत योगेश को संभालने की है। निसंतान हो तो विधवा भी चलेगी, पर लड़की सुशील हो, ब्राह्मण हो। मुझे एकदम जया की याद आई। योगेश से अच्छा वर उसके लिए मिल नहीं सकता था। रूप रंग कद काठी विद्या बुद्धि सभी दृष्टि से वे परस्पर अनुरूप थे। योगेश दुआजू जरूर था, पर जया के साथ भी तो एक कहानी जुड़ी हुई थी। मैं मौसी को पत्र लिखने ही वाली थी, पर सोचा पहले इन लोगों को तो टटोल लूं, और यह मैंने अच्छा ही किया। नहीं तो बाद में मौसी के सामने लज्जित होना पड़ता। उस घर में इस विषय पर कोई बात करना ही नहीं चाहता था। भाभीियों ने मुझे अम्मा जी के पास ठेल दिया और अम्मा जी ने पिताजी के पास भेज दिया। वैसे तो जया के पिताजी भी मुझसे बहुत स्नेह करते थे, पर उन्होंने मेरा जरा भी लिहाज नहीं किया और एक वाक्य में ही सारी बात खत्म कर दी। बोले, बेटी उसके भाग्य में जैसी शादी लिखी थी हो गई। हमारे खानदान में लड़की पर बार बार हल्दी नहीं चढ़ती। बात आई गई हो गई। हिंदुस्तान में लड़कों की शादियां तो रुकती नहीं हैं। 4 महीने बाद ही योगेश का विवाह एक सुंदर सुशील कुंवारी कन्या से हो गया, पर जया का प्रश्न तो यथावत था। मैंने उससे कहा, जया, अपने जीवन की गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। कानूनी कार्रवाई में जो मदद चाहोगी हम करेंगे, पर पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। वह बोली, दीदी, बुढ़ापे में पिताजी को दुख देने की इच्छा नहीं होती। इतनी बदनामी शायद वे झेल नहीं पाएंगे। जब तक जया के पिता जीवित रहे यह विषय फिर से उठाने का प्रश्न ही नहीं था। 3 साल पहले जब उनका देहांत हुआ, जया 35 पार कर चुकी थी। एक दिन यूं ही विषय छिड़ गया था तो बोली, इस उम्र में शादी करती क्या अच्छी लगूंगी? इतनी निकल गई तो आगे भी कट ही जाएगी। अम्मा भी क्या सोचेंगी, जैसे मुझे बाप के मरने का ही इंतजार हो। इस निरानंद जीवन की अभ्यस्त हो चली थी जया की परिस्थितियों ने फिर नया मोड़ लिया है। जो सुख कभी उसका था ही नहीं, उसके छिन जाने का आत्मीय स्वजन शोक मना रहे हैं, और लोकाचार के इस चक्रव्यूह में वह निरीह लड़की बुरी तरह गिर गई है। शादी से 15 दिन पहले मैंने छुट्टी लेनी ही पड़ी। जया ने तब तक ज्वाइन नहीं किया था। जब वह दोबारा कॉलेज जाने लगी तो मुझे आशा थी कि कॉलेज आते जाते किसी दिन वह ज़रूर आएगी, सारी तैयारियों का मुआयना करेगी, मेरी आलोचना करेगी, सलाह देगी। पर वह एक बार झांकी तक नहीं। मैंने कितने दिनों तक कार्ड्स नहीं छपवाए। उसे बहुत चाव था। जब भी किसी का कार्ड देखती कहती, दीदी, मृणाल की शादी में कार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देना। देखना ऐसा डिजाइन करूँगी वो शानदार मैटर होगा कि लोग हॉल में सजा कर रखेंगे। रिसेप्शन का मेन्यू बताते हुए उसकी बहुत याद आई। सुनार की दुकान पर अकेले पाँव देने का मन नहीं हो रहा था। ढेर सारी खरीदारी करनी पड़ी, पर शॉपिंग का कोई मज़ा नहीं आया। दुकानदार भी अक्सर पूछ लेते थे, मैडम
आज आपकी सहेली नहीं आई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वह मेरी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बन गई है। कार्ड देने तो उसके यहाँ जाना ही था। हम लोगों ने पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया। फिर मैंने जया से कहा, तुम्हें तो पूरे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मृणाल को विदा करके ही तुम घर लौटोगी। उसने फीकी हंसी हंसकर कहा, अम्मा से पूछ लो। अम्मा जी तो इनके सामने ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। बड़ी भाभी ने कहा, हम लोगों में से कोई ना कोई आएगा दीदी, पर जया के लिए इसरार मत करना। देखो अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे। कोई बहुत तीखी सी बात मेरे होंठों तक आई थी, पर मैं जब्त कर गई। इनके सामने तमाशा करने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर कहने से फ़ायदा भी क्या था। बेकार अपना ही मूड खराब होता। हम लोग चलने लगे तो जया ने मुझे एक और बुलाकर कहा, दीदी मेरी एक बात रखेंगी। कहो। मृणाल को दुल्हन के रूप में देखने का बहुत अरमान है। 10 मिनट के लिए ही सही उसे मेरे पास भेज सकेंगी? ओह श्योर, मैंने कहा। उस समय उसका कंठ इतना भीगा हुआ था कि उसकी कोई भी विनती मैं टाल नहीं सकती थी। मन में बस यही कसक बनी रही कि जया नहीं आई। बाकी सारा आयोजन इतना सफल रहा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बाराती तो कुल जमा 25 ही थी, पर घरातियों की संख्या उनसे 10-20 गुना अधिक थी। मेरा स्टाफ था, मृणाल की सहेलियां थी, अड़ोसी पड़ोसी थे, और थे ढेर सारे रिश्तेदार। पर कहीं कोई बदइंतजामी नहीं हुई। मंडप की साज सज्जा से लेकर भोजन की व्यवस्था तक कहीं किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। दूल्हे के चुनाव को लेकर तो सभी ने हमें बधाइयों से लाद दिया। खुशी का वह भार मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मृणाल तो उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। जया की बात बार बार मन में आ रही थी, पर मौका ही नहीं मिला। रानी जी ब्राइडल मेकअप करवा के जब पीछे के दरवाजे से अंदर आ रही थी, तब बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। जयमाला के बाद तुरंत ही रिसेप्शन था। उसके बाद विवाह की सारी वैदिक रस्में थी। निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वे लोग इतनी रात को ही दूल्हा दुल्हन को लेकर होटल चले गए। वहाँ सुसज्जित ब्राइडल शूट उनकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। जया की इतनी सी बात न रखने का मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए सुबह सवेरे नहा धोकर मैं होटल पहुँच गई। शहर के सबसे बड़े होटल में उन लोगों को ठहराया गया था। हमें 25 लोगों पर भी उसका खर्च भारी पड़ रहा था। पर ये बोले, उन लोगों ने हमसे कुछ मांगा भी तो नहीं है, फिर इंतजाम में कंजूसी क्यों करें। मान लो 200 बाराती लेकर आ जाते तो तब तो धर्मशाला में भी हमारे परखच्चे उड़ जाते। गाड़ी से उतरते ही मैं सीधे मृणाल के कमरे में जाने वाली थी, पर संकोच हो आया। फिर इन्होंने भी टोक दिया, गो थ्रू प्रॉपर चैनल मैडम। ठीक था, अब तो हम उसे अपनी मनमर्जी से हर कहीं नहीं ले जा सकते थे। उसके सास ससुर से पूछना जरूरी था। सौभाग्य से वे लोग जागे हुए थे। हमें देखते ही हचकचा गए। अरे आप लोग सुबह सुबह? जी बस देखने चले आए थे कि कहीं आपको कोई असुविधा तो नहीं। अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 10 बजे खाना बिल्कुल तैयार रहेगा। आप लोग वहीं आ रहे हैं ना? हाँ, बस अब सबको तैयार होने के लिए फरमान भेजते हैं। एक रिक्वेस्ट थी। समधिन को इतना मक्खन लगाने के बाद मैंने असल बात शुरू की। कहिए। मेरी एक सहेली है, कल शादी में नहीं आ सकी थी। मृणाल को वह बहुत प्यार करती है। जाने से पहले 10 मिनट के लिए दोनों वहाँ हो आएंगी तो उसका मन रह जाएगा। उसने बार बार कहलवाया है, लेकिन वे शादी में क्यों नहीं आई? क्या बीमार हैं? हाँ, बस यही समझ लीजिए। दरअसल उनके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है। अब इन्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, इसका विवेक तो पुरुषों को कभी होता ही नहीं। दरअसल बात क्या है बहन जी, मैंने कहना शुरू किया पर चुप हो गई। जया की कहानी क्या इस तरह एक सांस में किसी को सुनाई जा सकती है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मिसेस कुमार। अभी तो लड़की की हल्दी भी नहीं उतरी और आप उसे ऐसी जगह भेज रही हैं। अपने ही हाथों अपनी बेटी का ऐसा गुण कर रही हैं। आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए था। मैंने तो कह भी दिया। बहन जी, आप तो यूरोप में 8-10 साल रह चुकी हैं, क्या आप भी इन चीज़ों को मानती हैं? यूरोप में रहने से क्या होता है? कोई हम अंग्रेज थोड़ी ही हैं, अपनी संस्कृति थोड़ी ही छोड़ देंगे। मैं उनके कटे बालों को, रंगे होंठों को, तराशी बाहों को और अनावृत बाहों को देखती रही। विदेश सेवा में रत अपने पति के साथ मैडम ने सिर्फ चोला बदला था। मन तो अब भी वही घोर परंपरावादी था, और घर परिवार में उनके इसी गुण की प्रशंसा होती होगी। फलाने की बहू इतने दिन फॉरेन रहकर आई है, पर अपनी संस्कृति नहीं भूली। ये कौन सी संस्कृति है? समधी जी ने शायद मेरे मनोभावों को पढ़ लिया था। खींचकर पत्नी से बोले, ये किस ढकोसलेबाजी में पड़ी हो? जाने दो बच्चों को, 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। पति की अवमानना करने की ताब शायद उनमें नहीं थी। बोली, उन्हें जगने तो दीजिए। फिर मुझसे बोली, आप तो उनके साथ जाएंगी न? अगर आपकी सहेली इन लोगों को कुछ देने लगे तो आप अपने हाथ से ही दीजिएगा, उनसे मत दिलवाइएगा। जया कुछ देगी यह तो निश्चित था। नए जोड़े को कोई भी खाली हाथ विदा नहीं करता। उस समय क्या मुझसे यह निर्मम आज्ञा का पालन हो सकेगा? मैं जया को खुशी देने जा रही हूँ, उसका अपमान करने नहीं।
तो रहने ही देते हैं। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई। आपने शंका उठाई है तो अब मेरा मन भी डावाडोल होने लगा है। वही तो, वे खुश होकर बोली। हम लोगों के इतने पुराने संस्कार हैं, वे सहज में ही थोड़ी छोड़े जाते हैं। पुरुषों को तो किसी चीज़ का विधि निषेध नहीं है, पर हम लोग तो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। हर बात को 10 बार सोचना पड़ता है। उनका प्रवचन सुनकर पहली बार पछतावा हुआ। मृणाल के लिए घर ढूंढने में हमने कोई भूल तो नहीं की। मृणाल गई और घर एकदम सूना हो गया। मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, फिर भी भाई भाई कर रहा था। यही तो फ़र्क होता है। बेटे की शादी होती है तो घर में खुशियाँ भर जाती है, पर बेटी के साथ तो सारी रौनक ही विदा हो जाती है। करने को तो अब भी कितने काम थे, पर पहले वाले उत्साह का कहीं अंश मात्र भी शेष नहीं था। 4-5 दिन बाद फोटोग्राफर एल्बम बनाकर दे गया तो मुझे जैसे एक खिलौना मिल गया। मैं घंटों बैठी अपनी लाडली को निहारती रहती, हर आने जाने वाले को दिखाती रहती। उस दिन भीड़ भाड़ में तो मैं किसी को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। मेरे मन मस्तिष्क पर तो मृणाल और किशोर छाए हुए थे, पर अब फुर्सत से बैठकर मैं सबका मुआयना कर रही थी और सहसा मेरी आंखें जया की भाभी पर अटक गई। उस दिन केवल उसके छोटे भाई और भाभी ही आए थे। वे भी खाने के लिए नहीं रुके, बस लिफाफा पकड़ाकर चले गए। कैमरे ने उन्हें वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कैद कर लिया था। भाभी की साड़ी देखकर मेरे मन पर सांप लौट गया। यह वही साड़ी थी जो हम लोगों ने पिछले वर्ष बेंगलोर में खरीदी थी। पिछले वर्ष कॉलेज की ट्रिप दक्षिण भारत गई थी। पूरे रास्ते हम लोग साड़ियाँ और नग वाले गहने खरीदते रहे। जया ने गहरे हरे रंग की कांजीवरम खरीदी थी, जिसका लाल और सुनहरी बॉर्डर था। उसने कहा था, दीदी इसका उद्घाटन मृणाल की शादी में करेंगे। जया ने वही किया था। मृणाल की शादी में भाभी को वही साड़ी पहनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ जो उस दिन मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मूड इतना ख़राब होता कि बस। तो क्या जया अब वह साड़ी कभी नहीं पहनेगी? वैसे मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी में आई नहीं तो न सही, पर बाद में तो आ सकती थी। क्या उसे एल्बम देखने का भी चाव नहीं रहा, या कि वह मुझ पर नाराज़ है? पर मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मैं मृणाल को उसके पास क्यों नहीं भेज सकी। पूरे 1 महीने की छुट्टी के बाद दोबारा कॉलेज जाते हुए मन खुशी से सराबोर था। पहले ही दिन शादी का एल्बम साथ ले जाना मैं भूली नहीं थी। स्टाफ रूम में दिन भर अच्छा शगल चलता रहा। मुझे लोगों ने दोबारा बधाइयों से लाद दिया, तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मैं भीतर ही भीतर पुलक से भर उठी, पर जया को देखते ही सारी खुशी को पाला मार गया। उसने तो सचमुच ही जैसे वैराग्य धारण कर लिया था। मुझे तो उसके पास बैठकर बात करने में भी संकोच होने लगा। मैं तो उससे लड़ने का इरादा लेकर आई थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, पर दोनों ही बातें नहीं हो सकी। उसके सूखे चेहरे और रूखी वेशभूषा की अभ्यस्त होने में मुझे 4-5 दिन लग गए। उसके बाद मैंने कहा, जया बाजार कब चलना है? किस लिए? चंदेरी साड़ी लेनी है न? अरे दीदी, मैंने तो मजाक किया था, लेकिन मैंने तो इसे मजाक नहीं समझा था। अब आप क्या लड़की की शादी की साड़ियाँ बांटते फिरेंगे? रहने दीजिए, गौतम की शादी पर सोचेंगे। लड़का हो या लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों की शादी में माँ बाप को खुशी तो होती ही है। और फिर लड़के का क्या ठिकाना? कल को कनाडा से एक मेम ले आएगा और कहेगा, मम्मी ये रही तुम्हारी बहू। तब क्या होगा? मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। मेम बहू आएगी तो क्या आप हमें साड़ी नहीं देंगी? फालतू बातें बंद। यह बताओ बाजार कब चलना है? अभी रहने दीजिए दीदी, अभी बाजार जाती क्या मैं अच्छी लगूंगी? जया, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैंने कहा। कहना तो और भी बहुत कुछ चाहती थी, पर चुप रह गई। सचमुच इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कपड़े तो जैसे भी पहन रही है ठीक है, पर शरीर भी तो सूखता जा रहा है। ब्लाउज झूल रहे हैं, गालों की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे बन गए हैं। क्या रातों को सो नहीं पाती? क्या इसने खाना पीना छोड़ रखा है? पहले वाली बात होती तो मैं चुटकी ले लेती। जया, लगता है मरने वाले का गम तुम्हें सचमुच खाए जा रहा है। पर अब आपस में न तो वह संवाद रह गया, न जया के बुझे बुझे चेहरे को देखकर यह सब कहने का साहस होता है।